हेलो चिल्ड्रन, मैं सत्यजीत आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का आखिरी वीडियो। यानी इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और ये टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद और इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। तो नेशनलिज्म का अर्थ आपने देख लिया चैप्टर में अभी तक कि यूरोप के कई ऐसे एरियाज थे जहाँ पर लोगों ने अपने अपने समूहों को, अपनी अपनी भाषाई समूहों को एक सीमा रेखा के अंदर रखकर एक देश का नागरिक बनाने की कोशिश की, अपने लिए एक सरकार चुनने का प्रयास किया, एक मॉडर्न करेंसी चुनने की कोशिश की। ये एक पहचान उन्होंने हासिल करने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ेंगे कि ये नेशनलिज्म का सेंस कैसे इंपीरियलिज्म के रूप में बदल गया और इसके क्या परिणाम हुए। इंपीरियलिज्म कहने का अर्थ होता है साम्राज्यवाद। तो देखिए, आपने पढ़ा कि कैसे देशों का निर्माण किया गया, कैसे अलग अलग रिवॉल्यूशंस के थ्रू या अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू देश एग्जिस्ट करने लगे, देशों का अस्तित्व सामने आया। चाहे वो फ्रांस में इतने सारे चेंजेस हों, या जर्मनी का निर्माण हो, या इटली का निर्माण हो, या फिर ब्रिटेन जैसे एक देश का निर्माण हो, तो बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए, देशों का निर्माण होना शुरू हो गया। बेल्जियम, ग्रीस जैसे देशों का निर्माण हुआ। तो ये संदेश, राष्ट्रवाद का संदेश साम्राज्यवाद की विचारधारा में कैसे बदल गया, ये देखिए। 1850 ईस्वी के आते आते तक सभी समूह, भाषाई समूह देश के रूप में इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन उनके बीच जो ये राष्ट्रवाद का संदेश था, ये अब इसका अर्थ थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गया। जैसे जैसे देश बनने शुरू हो गए, उन देशों का बाकी समूहों के प्रति जो इरादा था, जो नीयत थी, वो नीयत सपोर्ट करने की न रह करके अब उनको ऑक्यूपाई करने की रह गई। यानी अब उनके ऊपर वो साम्राज्य फैलाने की कोशिश करने लगे, और जो बड़ी शक्तियां थी उन्होंने छोटी छोटी कम्युनिटीज की इच्छाओं का इस्तेमाल किया उनके ऊपर कब्जा करने का। तो चलिए समझते हैं कि किस क्षेत्र में ये चीजें होनी शुरू हुई। 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में कई जगहों पर राष्ट्रवादी आंदोलनों में विद्रोह भी होने शुरू हो गए, और इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था बाल्कन्स। बाल्कन्स का जो क्षेत्र है, ये वर्तमान समय में कई देशों तक फैला हुआ था। इसमें रोमानिया था, बोस्निया हर्जेगोविना था, बुल्गारिया था, अल्बानिया था, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, और कई ऐसे क्षेत्र थे जो इसमें शामिल थे। मोंटीनिग्रो वगैरह शामिल थे, सर्बिया भी था। ये पूरा का पूरा एरिया एक ज्योग्राफिकल टर्म बाल्कन्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाल्कन्स में जो एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था वो था ऑटोमन साम्राज्य। इस बाल्कन्स में जो ये कम्युनिटीज थी, जो आज कंट्रीज का नाम बताया हमने आपको, ये पहले कम्युनिटीज थी, फिर बाद में ये धीरे 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 देशों के रूप में डेवलप हुई। इन सभी लोगों को स्लेव्स कहा जाता था, स्लेव पीपल कहा, स्लैविक पीपल कहा जाता था। अब इन देशों के अंदर भी, इन कम्युनिटीज के अंदर भी राष्ट्रवाद की विचारधारा बढ़नी शुरू हुई, और इन्होंने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। उधर ऑटोमन साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया, यानी वो धीरे 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 कमजोर पड़ना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। ऑटोमन साम्राज्य ने ये कोशिश भी की कि हम अपनी कम्युनिटीज को, ये जो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, हम उनको एकजुट करके रख सकें, लेकिन इस इंटरनल अपहीवल की वजह से, ये जो आंतरिक उथल पुथल चल रही थी, इसकी वजह से ये जो अलग अलग भाषाई कम्युनिटीज थे ना, ये अलग होने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इधर साम्राज्य भी कमजोर था, और इधर ये कम्युनिटीज भी लगातार प्रयास कर रही थी कि वो अलग हो सकें। ठीक है, अब ये यूरोपीय ग्रुप्स जो भी थे, हमने जिन कंट्रीज का नाम बताया आपको, रोमानिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटीनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, ये जो कम्युनिटीज थी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, अब ये ऑटोमन साम्राज्य के चंगुल से आजाद होना चाहती थी, वो स्वतंत्र होने की घोषणा करना चाहती थी। अब उन्होंने कहा कि हम हमारे पॉलिटिकल राइट्स चाहते हैं, यही हमारी आज़ादी है। और उन्होंने ये भी बताना शुरू किया कि हम पहले आज़ाद थे, फिर बाद में ये जो साम्राज्यों का डेवलपमेंट हुआ है, इन साम्राज्यों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया, और हमें अपनी प्रजा बना करके मजबूरन और जबरन इन्होंने हमारे ऊपर शासन किया हुआ है। तो बाल्कन्स वाले क्षेत्र में बहुत सोशल और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया। जैसे जैसे इन भाषाई समूहों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई करने की कोशिश शुरू कर दी, बाल्कन्स का एरिया बहुत इंटेंस होता चला गया, बहुत गंभीर तनाव की स्थिति बन गई। इसमें जो ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज थे,
ये जो सारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे ये एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे, जलते थे, और अब ये आज़ाद होने की कोशिश में लगे हुए थे। और जैसे जैसे ये आज़ाद होते चले गए वैसे वैसे इन्होंने अपने पड़ोसी, अपने नज़दीकी जो भी एरियाज़ थे उनको जीतने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इन्होंने अपनी नौसेना को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी मिलिट्री को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी सेना की शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने हथियारों को बढ़ाना चालू कर दिया। ये चाहते थे कि अपनी सैन्य शक्ति की बदौलत आसपास की कम्युनिटीज़ के ऊपर कब्जा किया जा सके। व्यापार के रिलेशंस को भी इन्होंने बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ व्यापार नहीं करना है। तो इस तरह से बाल्कन्स में जो ये लोग थे इनके बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब की पावर्स पर बाल्कन एरिया के लोग लगातार नज़र रख रहे थे, और वो चाहते थे कि हम इन बड़े साम्राज्यों की शक्तियों को कम कर दें और अपने अपने देश को, अपने अपने देश की पावर को बढ़ाना चालू कर दें। इसका कारण ये हुआ कि सब के सब ये चाहते थे कि हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएं, साम्राज्यवाद की विचारधारा को बढ़ाएं। यही कारण था कि अंत में ये समुदाय आपस में टकराने शुरू हो गए, और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में इसी बाल्कन्स वाले एरिया में एक युद्ध की शुरुआत हो गई, जिस युद्ध को हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑस्ट्रियाई ड्यूक की हत्या की गई बोस्निया में, और उसका परिणाम ये हुआ कि ऑस्ट्रिया ने युद्ध छेड़ दिया सर्बिया के खिलाफ, क्योंकि एक सर्बियाई नेशनलिस्ट ने हमला किया था और मारा था ऑस्ट्रिया के ड्यूक को। प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है इस घटना को, जो 4 साल चला, 1914 से 1918 तक। तो देखिए, राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी वो विचारधारा बदल करके अब हो गई साम्राज्यवाद की विचारधारा, जिसने इतनी बड़ी विभीषिका को जन्म दिया। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान, लोगों की संपत्ति, और कुल मिलाकर अगर देखें तो एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, एक कंप्लीट विध्वंस लेकर के आया ये विश्व युद्ध, जिसने यूरोप को एक बहुत समृद्ध कॉन्टिनेंट से एक बहुत विपन्न, बहुत गरीब, बहुत दरिद्र कॉन्टिनेंट में बदल दिया। तो चैप्टर की शुरुआत जहां हुई राष्ट्रवाद के संदेश से, अपने आप को एक देश के रूप में इकट्ठा करने की कोशिश से, तो समय बीतने के साथ साथ, 1-1.5 सदी बीतने के साथ, 100-150 वर्षों के बीतने के बाद, ये साम्राज्य, ये शक्ति, ये जो राष्ट्र थे, इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इतने सारे लोगों की जान गई, और साम्राज्यवाद का जो ये तरीका था, इस तरीके ने पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया। तो देखिए, यही था हमारा चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। आप समझ गए होंगे कि कैसे फ्रांस की क्रांति से शुरू हुआ राष्ट्रवाद का संदेश, जिसने भले ही कई समुदायों को राष्ट्र बनने पर सहयोग किया, बहुत सारी कम्युनिटीज़ एकजुट हो सकी, उन्होंने अपने आप को एक देश के रूप में डेवलप करना शुरू किया, कॉमन आइडेंटिटी बनानी शुरू कर दी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ देशों का निर्माण होना साम्राज्यवादी विचारधारा को भी बढ़ाने लगा। जब इन देशों ने एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश की, उनके साम्राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की, उनके क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की, और अंत में विश्व युद्ध हुआ। तो यही था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। ये पहला चैप्टर हमारा इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। बाय, टेक केयर।